कभी सोचा है कि बड़े बड़े निवेशक ये कैसे तय करते हैं कि किस कंपनी में पैसा लगाना है और किस में नहीं? ये सब पता चलता है कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ से। और आज हम इसके दो सबसे ज़रूरी हिस्सों को समझने वाले हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज़। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अगर किसी बिजनेस की नब्ज पकड़नी हो तो क्या देखना पड़ता है? मतलब कैसे पता चलता है कि कोई कंपनी वाकई में मजबूत है या बस बाहर से ही अच्छी दिख रही है? देखिए, इसकी शुरुआत होती है ये देखने से कि एक बिजनेस के पास असल में है क्या-क्या। मतलब उसके पास कितना कैश है, उसकी अपनी प्रॉपर्टीज कौन सी हैं और वो पैसा जो उसे दूसरों से यानी अपने ग्राहकों से लेना है। बस इन्हीं सब चीजों को मिलाकर हम कहते हैं एसेट्स। और फिर आता है सिक्के का दूसरा पहलू, जिसे कहते हैं लायबिलिटीज यानी दायित्व। ये वो सारे कर्ज और जिम्मेदारियां हैं जो बिजनेस को दूसरों को चुकानी हैं, जैसे कोई बैंक लोन हो गया या फिर अपने सप्लायर्स का उधार। ठीक है, तो चलिए पहले एसेट्स को जरा और गहराई से समझते हैं। और मजे की बात यह है कि सारी एसेट्स एक जैसी नहीं होती, इनको भी अलग अलग तरह से बांटा जाता है। एक बात साफ कर दें, हम जो भी बात कर रहे हैं ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। ये सब अकाउंटिंग के उन बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित हैं जो दुनिया भर के बिजनेस की नींव होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड एसेट्स की, यानी स्थायी संपत्तियां। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये वो चीजें हैं जिन्हें कोई कंपनी लंबे समय तक इस्तेमाल करने के इरादे से खरीदती है, बेचने के लिए नहीं। यही तो बिजनेस को चलाने का आधार होती है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई फैक्ट्री की बिल्डिंग हो गई, सामान ढोने वाले ट्रक हो गए, या फिर वो बड़ी बड़ी मशीनें जिनसे प्रोडक्शन होता है। ये सब सालों साल बिजनेस के काम आती हैं। अब फिक्स्ड एसेट्स से बिल्कुल उल्टा हमारे पास होती हैं करंट एसेट्स या चालू संपत्तियां। ये काफी लिक्विड होती हैं, मतलब इन्हें बहुत जल्दी, अक्सर 1 साल के अंदर कैश में बदला जा सकता है। इसमें वो सारा सामान आ जाता है जो बिकने के लिए रखा है, वो पैसा जो ग्राहकों से अभी लेना बाकी है, और हाँ, बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ कैश भी इसी में आता है। तो इन दोनों में जो सबसे बड़ा फर्क है वो है मकसद और समय का। फिक्स्ड एसेट्स बिजनेस को लंबे समय तक चलाने के लिए होती हैं और करंट एसेट्स रोज के कामकाज और कैश फ्लो को बनाए रखने के लिए। अब एक और मजेदार कैटेगरी है वेस्टिंग एसेट्स, यानी नाशवान संपत्तियां। नाम से ही जाहिर है, ये वो एसेट्स हैं जो इस्तेमाल के साथ साथ खत्म होती जाती हैं या जिनकी वैल्यू घटती जाती है। जैसे कोई कोयले की खदान है, जितना कोयला निकालेंगे वो उतनी ही खाली होती जाएगी। तेल के कुएं का भी यही हाल है, लेकिन इसमें पेटेंट जैसी चीजें भी आती हैं, क्योंकि उनकी कानूनी उम्र भी तो सीमित होती है। उसके बाद तो वो बेकार हो जाते हैं। अब आते हैं उन एसेट्स पर जो दिखती नहीं, जिन्हें छू नहीं सकते, लेकिन जिनकी कीमत कभी-कभी किसी बड़ी फैक्ट्री से भी ज्यादा होती है। इनको कहते हैं इनटैंजिबल एसेट्स। सोचिए किसी कंपनी की सालों की मेहनत से बनी इज्जत, उसकी रेप्यूटेशन, जिसे गुडविल कहते हैं, या फिर किसी सॉफ्टवेयर का कॉपीराइट। ये दिखाई नहीं देते, पर बेशकीमती होते हैं। और आखिर में एक जरा हटके कैटेगरी है फिक्टिशियस एसेट्स की। ये असल में एसेट्स हैं ही नहीं, ये तो बड़े बड़े खर्चे होते हैं जिन्हें कंपनी एक साथ खर्च न दिखाकर कई सालों में धीरे धीरे दिखाती है। तो ये तो थी एसेट्स की कहानी। अब चलते हैं बैलेंस शीट के दूसरे और उतने ही जरूरी हिस्से पर और समझते हैं कि एक बिजनेस पर किस किस तरह के कर्ज या दायित्व होते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे दिलचस्प दायित्व है ओनर्स कैपिटल, यानी मालिक की अपनी पूंजी। अकाउंटिंग की दुनिया में बिजनेस और उसका मालिक दो अलग अलग पहचान माने जाते हैं। तो जो पैसा मालिक ने बिजनेस में लगाया, वो बिजनेस के ऊपर एक तरह का कर्ज है जो उसे मालिक को चुकाना है। जैसे फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, वैसे ही लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी होती हैं। ये वो बड़े कर्ज हैं जिन्हें चुकाने की जल्दी नहीं होती, कंपनी इन्हें आराम से कई सालों में चुकाती है। इसका सबसे आम उदाहरण है किसी फैक्ट्री के लिए लिया गया 10 या 15 साल का बैंक लोन। ये एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। और फिर आते हैं वो कर्ज जिन्हें जल्दी चुकाना पड़ता है, इन्हें करंट लायबिलिटीज कहते हैं। इन्हें आमतौर पर 1 साल के अंदर ही निपटाना होता है। तो मोटा मोटा फर्क यही है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज बड़े भविष्य के निवेश के लिए होती हैं, जबकि करंट लायबिलिटीज रोजमर्रा के बिजनेस को चलाने के लिए होती हैं। अब एक ऐसी कैटेगरी है जो थोड़ी ट्रिकी है, कंटिंजेंट लायबिलिटीज। ये वो संभावित कर्ज हैं जो शायद चुकाने पड़ें या शायद ना भी पड़ें। सब कुछ भविष्य में होने वाली किसी घटना पर निर्भर करता है।
इसका सबसे अच्छा उदाहरण है किसी कंपनी पर चल रहा कोई कोर्ट केस। अगर कंपनी केस हार गई तो उसे हर्जाना देना पड़ेगा, ये एक लायबिलिटी बन जाएगी। लेकिन अगर जीत गई तो कुछ नहीं देना पड़ेगा, ये एक संभावित कर्ज है, पक्का नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि इन एसेट्स और लायबिलिटीज को इतने अलग-अलग डिब्बों में बांटने की जरूरत ही क्या है? क्यों ना सबको एक ही लिस्ट में डाल दें? इसका कारण बहुत सीधा और ज़रूरी है। ये क्लासिफिकेशन इसलिए किया जाता है ताकि कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं वो उसकी सच्ची और सही हालत दिखाएं। इसी से तो निवेशक, बैंक और खुद मैनेजमेंट सही फैसले ले पाते हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर इन एसेट्स और लायबिलिटीज का सही हिसाब ही ना रखा जाए तो क्या कोई बिजनेस कभी अपनी असली कहानी बता पाएगा? इस पूरे ढांचे के बिना पर्दे के पीछे असल में क्या चल रहा है, ये जानना लगभग नामुमकिन है।